हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल मिशन यूपीएससी 2025 में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य युग के बारे में। जो इस बुक का नाम है एनसीईआरटी क्लास 11th की है और ये प्राचीन इतिहास है। तो पढ़ते हैं, चलिए। साथ में अंडरलाइन भी करेंगे नोट्स बनाने के लिए। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगता है यह साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसकी माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी जो नंदों के रणवास में रहती थी। लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से वेदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, वो उनकी विस्तृत कथा और मुद्राक्षस नामक नाटक में है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी की आधुनिक काल में इस विषय पर नाटक के लिखे गए हैं। जेस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। यह इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता है। ऐसा लगता है कि यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त विजयी रहा। अंत में दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसके बदले सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरी बिहार और उड़ीसा, बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी थे। फलतः मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु को तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा गया। उत्तर पश्चिम में तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। साम्राज्य का संगठन। मौर्यों ने बड़ी ही विस्तृत प्रशंसा तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था और उसने केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य शासन का विवरण लिख छोड़ा। उसका यह विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उसने उससे लिए गए उद्धरण कई प्रवर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तकों में आए हैं। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके पुस्तक की रूप में इंडिका के नाम से प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक से मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज ने इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परिपूरित किया जा सकता है। यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद दिया गया, फिर भी इसे कुछ खंडों में आई बातें यथार्थ और मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। इन दोनों स्रोतों के आधार पर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का खाका खींच सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखते हुए अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श उच्च होता था। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही उसका दुख है। परंतु हमें मालूम नहीं कि राजा ने इस आदर्श का पालन कहाँ तक किया। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित की गई। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा इस परिषद की सलाह मानने को बाध्य था, परंतु उच्च अधिकारों का चयन इस परिषद के सत्यों से ही किया जाता था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था।
हर एक प्रांत एक एक राजकुमार की जिम्मे लगा था। राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था। प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और उज्जैन की तक्षशिला चोटी नगर के थे। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, बांटो और मापों का नियम और इस तरह से अन्यान्य कार्य करती थी। मौर्य काल के कई प्रकार के बांट बिहार में विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। इन सबों के अतिरिक्त केंद्रीय शासन के राज्य को 2 दर्जन से अधिक विभाग थे जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है विशाल सेना। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्य के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे। इस सबों के अलावा लगता है कि मौर्य के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। लगता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ, नाव सवारी सेना के इन 6 अंगों से हर एक का प्रबंध एक एक समिति को सौंपा गया था और मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी। राज्य क्षेत्र और आय स्रोतों से बहुत अधिक वृद्धि होने के बदौलत ही ऐसा हुआ होगा। इतनी विशाल सेना पर होने वाले भारी खर्च की आपूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता था? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। राज्य ने खेतिहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से प्रति जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी क्योंकि उस पर नए नए बसाए गए किसानों को अच्छा राजस्व आने लगा। और जान पड़ता है कि किसानों को वसूले गए कर उसकी उपज के चौथे हिस्से के छठे हिस्से तक होते थे और जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। इनके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक उपजने के बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल आ जाते थे उन पर भी प्रवेश द्वार पर की ही चुंगी ले ली जाती थी। खान मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सबों से अवश्य ही राज्य को समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान की। अशोक चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा जिसके शासन के महत्वपूर्ण यूनानियों के राजाओं के साथ निरंतर संबंध। उसका पुत्र अशोक मौर्य राजाओं के सबसे महान हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह अपने प्रारंभिक जीवन में परम क्रूर था और अपने 99 भाइयों को कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा। लेकिन यह बात केवल किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। बौद्ध लेखों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशोक के अभिलेख, हम अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार करते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपने प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों से 5 श्रेणियों में अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभलेख से अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाई गई है। अन्य सभी लेखों में केवल देवा नामप्या पियदसी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है और अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। ये अभिलेख शिलाओं पर पत्थर के पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर, गुहाओं में और एक मामले में मिट्टी के कटोरे पर भी खुदे हुए हैं। ये न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में
में ही है अपितु अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। अब तक ये 45 स्थानों में कुल 182 पठांतरों में पाए गए हैं। इन अभिलेखों में राजाओं के आदेश सूचित किए गए हैं। प्राकृत में रचे ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मणी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्ठी और आरामाइक लिपियों में है। अफगानिस्तान में इनकी भाषाओं और लिपि आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अशोक के अभिलेख सामान्य प्राचीन राजमार्गों। दोस्तों आगे की जानकारी दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी।